गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे पोरोसिटी और परमेबिलिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स के पास क्या प्रॉपर्टी है। तो फ्लूइड्स वो है जो कि फ्लो कर सके, जिसके पास फ्लो हो। फ्लूइड्स हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, मतलब फ्लूइड्स के पास क्या प्रॉपर्टी है, फ्लो करने का, और जो कि डिफॉर्म होगा कंटिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए शियर स्ट्रेस। जब भी हम उस पर स्ट्रेस लगाएंगे तो वो डिफॉर्म करेगा। ये मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा स्ट्रेस है या कितना छोटा है, स्ट्रेस लगा वो डिफॉर्म करेगा, और जब वो डिफॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। यही फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। तो उसके पास कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं होता है, मतलब कि वो जो उस पर स्ट्रेस लगा रहा है उस स्ट्रेस को रेसिस्टेंट है ना, रेसिस्ट करने का, उस स्ट्रेस को रेसिस्ट करने का उसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए कहता है उसके पास दे हैव नो शियर स्ट्रेंथ। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसके पास अपना स्ट्रेंथ है जो इसको इस स्मॉल शियर में तोड़ने नहीं दे रहा है। तो इसके पास क्या है, अपना पेन के पास अपना शियर स्ट्रेंथ है, लेकिन फ्लूइड्स के पास अपना शियर स्ट्रेंथ नहीं है। फ्लूइड्स के पास दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जिससे हम लोग को डील करना है, वो है फ्लूइड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो फ्लूइड का डेंसिटी, अब डेंसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी हमारा क्या, कम होगा। इसलिए वार्म वाटर हमारा क्या होगा, ऊपर होगा, कोल्ड वाटर नीचे होता है। ओशन में यही होता है कि जो वार्म वाटर है वो ऊपर है, जो कोल्ड वाटर है वो क्या है, नीचे है। तो अब दूसरा क्या है कि टेम्परेचर हमारा जब कम होगा तो डेंसिटी हमारा ज़्यादा होगा। कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, वार्म वाटर का डेंसिटी हमारा कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लूइड डेंसिटी, डिफाइन कर दिए। अब है आपको फ्लूइड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड कितना, क्या उसका एबिलिटी है फ़्लो करने का, वो ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो कर रहा है या वो धीरे धीरे फ़्लो कर रहा है। अगर कोई भी फ्लूइड बहुत तेज़ी से फ़्लो कर रहा है, इसका मतलब कि वो फ्लूइड जो है वो विस्कस कम है। ठीक है, और जो ज़्यादा और वो बहुत धीरे धीरे कर रहा है उसका क्या है, विस्कोसिटी ज़्यादा है। तेज़ी से फ़्लो कर रहा है विस्कोसिटी कम, धीरे धीरे फ़्लो कर रहा है विस्कोसिटी ज़्यादा। ठीक है, तो हाई विस्कस जो भी होगा फ्लूइड वो क्या करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा। उसके बाद है आइस और वाटर का कंपैरिजन कर लो अगर, तो आइस के पास ज़्यादा विस्कोसिटी है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, और एसिडिक मैग्मा की बात करें, एसिडिक मैग्मा और बेसोल्टिक मैग्मा में, तो एसिडिक मैग्मा का क्या होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। क्यों होगा विस्कोसिटी ज़्यादा, क्योंकि उसके पास सिलिका कंटेंट ज़्यादा है, और सिलिका कंटेंट जो है वो विस्कोसिटी को इन्हांस कर देता है। ठीक है, तो फ्लूइड विस्कोसिटी भी समझ में आ गया। अब विस्कोसिटी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है डायनेमिक, एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अब डायनेमिक की बात करते हैं कि कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, तो फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। तो कोई भी जो लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या है कि जो एक लेयर दूसरे लेयर पे एक रेसिस्टेंस लगा रहा है। क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस लगा रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले जो फ्लूइड है उसको फ्लो नहीं करने देना चाह रहा है। ठीक है, तो वो जो रेसिस्टेंस लगा रहा है वो रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी। और ये अगर जो विस्कोसिटी जो लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर पर, जो एक लेयर है इसके ऊपर एक और लेयर है, तो ये जो विस्कोसिटी, ये जो रेसिस्टेंस लगा रहा है, तो इस रेसिस्टेंस जो है वो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर वो ओवरकम नहीं कर पाया तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लूइड को फ्लो करने ही नहीं देगा। जब फ्लो करने नहीं देगा तो मतलब ये रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ये इसको रोक के रखा है। ठीक है, तो फ्लो करने के लिए जो रेसिस्टेंस है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो फ्लूइड फ्लो कर पाएगा फ्लूइड। ठीक है, इसका यूनिट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकेंड बोल सकते हैं, या केजी पर मीटर पर सेकेंड। ये सब यूनिट कन्वर्जन की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, सब एक ही है, एक ही यूनिट है सब। तो डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आता है शियरिंग स्ट्रेस
बाय शियरिंग रेट, मतलब कोई भी फ्लूइड पे हम कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं, और शियरिंग रेट है कि कितना सेकेंड में, मतलब कितना टाइम में कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। वो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं बाय कितना स्ट्रेस पर सेकेंड, है ना, समय के टाइम पे डिपेंडेंट है, रेट वही होता है। तो शियरिंग रेट कितना टाइम में कितना स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो ये तो हमको क्या दे देगा, ये देगा डायनेमिक विस्कोसिटी मिल जाएगा हमको इससे। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है कि यहाँ पे फ्लूइड्स के अंदर का एक रेसिस्टेंस है। वो रेसिस्टेंस क्यों आया, तो कोई भी फ्लूइड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्लो कर रहा है, और उस फ्लो को रोकने के लिए जो फ्लूइड है वो खुद के अंदर में क्या कर रहा है, एक रेसिस्टेंस लगा रहा है कि वो फ्लो ना कर पाए। तो वो किस तरह का कहलाएगा, वो कहलाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। पहले वाला भी क्या था, डायनेमिक विस्कोसिटी, वो भी एक लेयर फ्लूइड दूसरे लेयर वाले फ्लूइड पे रेसिस्टेंस लगा रहा था। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा फ्लूइड फ्लो करने जा रहा है, तो वो जो फ्लूइड है वो अपने अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। डेंसिटी किसका, फ्लूइड का डेंसिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट देख लो, रिप्रेजेंट डायनेमिक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेमेटिक को न्यू से। ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स का क्या लॉ है विस्कोसिटी को लेकर, तो वो है कि शियर स्ट्रेस जो है हमारा, जो भी फ्लूइड पे हम स्ट्रेस लगाए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्ट्रेन रेट का। मतलब फ्लूइड, इससे समझो कि अगर इस पे हम कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसको उधर की तरफ धकेल रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो ये जो मान लो इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि अब ये क्या करेगा, बेंड करेगा। ठीक है, मान लो ये टूटेगा नहीं, अगर ये बेंड किया तो जो किस रेट से बेंड कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इस पर स्ट्रेस हम लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि किस रेट से ये डिफॉर्म कर रहा है, इसमें स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, यही बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो टाउ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dy। ठीक है, टाउ हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। dv बाई dy क्या है हमारा, स्ट्रेन रेट है हमारा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक म्यू कांस्टेंट लाए। म्यू क्या है हमारा, डायनेमिक विस्कोसिटी, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। तो एक फार्मूला हमारा बना जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि पूछता है कि शियरिंग स्ट्रेस बताइए जब ये दिया हुआ है, विस्कोसिटी दिया हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी और स्ट्रेन रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। म्यू हमारा क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, डी बाई फ्लो वेलोसिटी, ये हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक, अब बात करते हैं फ्लूइडिटी का। फ्लूइडिटी क्या है कि विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल है। मतलब विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल हमारा फ्लूइडिटी। मतलब विस्कोसिटी क्या कर रहा है, कोई भी फ्लूइड को फ्लो होने से रोक रहा है। फ्लूइडिटी क्या कर रहा है कि किसी भी फ्लूइड को फ्लो होने दे रहा है। तो ये इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, अब इस फिगर को अच्छे से समझना है। ठीक है, यही जो फिगर है, इस फिगर को दूसरी जगह बना के आपको समझाते हैं, आप इससे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो सेम फिगर है जो यहाँ है। अभी हम बात करते हैं बी का। बी को कहा गया न्यूटोनियन फ्लो। क्यों कहा गया, न्यूटन्स का जो लॉ है वो क्या है कि शियर स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन का या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन का। तो न्यूटोनियन फ्लो कहता है कि जो फ्लूइड है उसके पास कोई भी शियर स्ट्रेंथ नहीं होगा। ठीक है, और वो उसमें कोई, उसके विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब हम स्ट्रेस को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। ठीक है, तो इस फिगर को आप देखिए, इधर स्ट्रेन रेट है, इधर शियर स्ट्रेस है। इधर हमारा शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है, इधर हमारा स्ट्रेन रेट बढ़ते जा रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है। इधर स्ट्रेन रेट बढ़ेगा हमारा, इधर हमारा शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो अब आप देखिए हम बात कर रहे हैं बी का, ध्यान सुनिएगा, न्यूटोनियन फ्लो का। इसके बारे में बोला गया कि इसके पास कोई भी शियर स्ट्रेंथ नहीं होगा, मतलब कि जब हम इसको धक्का देंगे तो ये कोई भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाएगा, ये सीधा सीधा गिर जाएगा। तो वो फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है, तो ये इसके पास क्या होगा, कोई भी शियर स्ट्रेंथ नहीं होगा और उसके विस्कोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस को इंक्रीज़ करेंगे। जब हम शियर स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसकी कोई विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंजेस विस्कोसिटी में कैसे चेंज आएगा, जब इसका स्ट्रेन रेट चेंज करेगा, है ना। जब ये इसको हम धक्का दिए तो ये पहले आराम से चला गया, फिर उसके बाद ये रेसिस्ट कर रहा है, तो स्ट्रेन रेट में क्या आया, चेंजेस आया। इसके स्ट्रेन रेट पहले ये आराम से धक्का दे रहे थे तो जा रहा था, अब एकाएक ये रुक गया, अब ये कितना भी धक्का दे रहे हैं इसको, ये नहीं जा रहा। मतलब ये इसके अंदर एक विस्कोसिटी आ गया, इसके अंदर एक रेसिस्टेंस आ गया। विस्कोसिटी को रेसिस्टेंस से रिलेट कीजिए कि इसके अंदर एक विस्कोसिटी आ गया, इसके अंदर एक रेसिस्टेंस आ गया कि अब ये नहीं दबेगा अब ये तो इसका क्या विस्कोसिटी, इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ये मटेरियल का विस्कोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, ये अब रेसिस्टेंस लगाने लगा। तो यही जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके स्ट्रेन रेट कांस्टेंट चल रहा है। जितना शियर स्ट्रेन जितना शियर यहाँ लग रहा है, ठीक है, शियर उतना ही स्ट्रेन, शियर उतना ही स्ट्रेन, शियर उतना ही स्ट्रेन लगता चला जाएगा इसमें, ठीक है। इसके रेसिस्टेंस में या इसके विस्कोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है थ्रू आउट द ग्राफ। तो इस तरीके के फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को किसको बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, या इसको एक और टर्म बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक। ये स्यूडोप्लास्टिक भी है हमारा। तो इसके पास भी क्या है, कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। इधर जाएगा इसी रीजन में ना उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, तो इसके पास क्या है, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। यहीं जीरो से हल्का सा इसमें शियर स्ट्रेस लगाए, इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। इधर थोड़ा भी नहीं हुआ, जैसे जीरो से 0.1 पे गया, शियर स्ट्रेस 0.1 हुआ, ये इसके अंदर चेंजेज आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया कि ग्राफ उठना शुरू हो गया। तो बोल रहा है कि इसके पास कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं है, ओरिजिन से निकल रहा है, इसके पास कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं है, बट देयर इज ए डिक्रीज इन विस्कोसिटी विथ चेंज इन शियर स्ट्रेस। अब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन विस्कोसिटी, ठीक है। मतलब कि पहले तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस था इसके पास, पहले ये थोड़ा सा विस्कोस था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इस रीजन में जैसे आया इसका स्ट्रेन रेट, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस दिए तो स्ट्रेन आया, स्ट्रेस दिए तो स्ट्रेन आया। यहाँ रीजन में देखिए आप, ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, मतलब स्ट्रेन शियर स्ट्रेस की तरफ एरिया कम जा रहा है, रेट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ज़्यादा मुड़ जा रहा है। पहले शुरुआत में ये क्या हो रहा, सेम कंडीशन यहाँ समझाते हैं। ये पहले शुरुआत में ये क्या कर रहा था, विस्कस लगा रहा था, मतलब रेसिस्टेंस लगा रहा था, मतलब ये नहीं दब रहा था। एकाएक क्या हो गया, इसका जो विस्कोसिटी है वो ख़त्म हो गया, अब ये फट से गिर गया नीचे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ हुआ। यहाँ क्या हुआ कि पहले शुरुआत में इसके पास थोड़ा विस्कस था, इसके पास रेसिस्टेंस था इसके पास, तो ये अपने आप को थोड़ा सा रोका, लेकिन बाद में आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस देने पे क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ ग्राफ चला गया। मतलब हल्का स्ट्रेस, स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस विल क्रिएट ए लार्ज स्ट्रेन, ठीक है, बहुत तेज़ी से स्ट्रेन करने लगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब पढ़ते हैं, इसके बारे में पता चला गया, बी पता चला गया, सी पता चल गया। अब बात करते हैं ए का। ए क्या है हमारा, ए है डाइलेटेंट, ठीक है। ये क्या है हमारा, डाइलेटेंट। डाइलेटेंट क्या है, आप देखिए, जो नॉन न्यूटोनियन या स्यूडोप्लास्टिक है, ठीक है, इसको भी स्यूडोप्लास्टिक बोलते हैं, याद रखना। तो इसका अपोजिट है। तो इसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास पहले विस्कोसिटी था, रेसिस्टेंस था, बाद में ख़त्म हो गया। इसमें क्या होगा, इसके पास शियर स्ट्रेंथ तो इस दोनों में से किसी के पास नहीं है, चेंज तो कर रहा है, जैसे स्ट्रेस लगा रहे हैं इसमें चेंज आ रहा है,
ये जो है ये पहले क्या कर रहा है, स्ट्रेन रेट इसका क्या हो रहा है, पहले बहुत इसके पास स्ट्रेन रेट था ही नहीं, ठीक है, पहले इसके पास स्ट्रेन रेट इसके पास स्ट्रेस था ही नहीं, तो क्या हुआ, विस्कोसिटी था ही नहीं इसके पास, बाद में जाके क्या हुआ, इसके पास थोड़ा सा रेसिस्टेंस या विस्कोसिटी आ गया, ठीक है। पहले देखो इतना दूर ट्रैवल कर लिया इतना ही स्ट्रेस लगाने पे, हल्का स्ट्रेस दिए तो ज़्यादा स्ट्रेन आ गया, ज़्यादा तेज़ी से वो स्ट्रेन कर रहा है, स्ट्रेन रेट हमारा ज़्यादा है यहाँ पे, फिर इधर आने के बाद हमारा स्लोप थोड़ा कम हुआ, तो ये क्या हुआ कि इस कंडीशन में क्या हुआ था, इस कंडीशन में पहले इसके पास पहले बहुत तेज़ी से पहले क्या हो रहा था इसमें, इस कंडीशन में पहले बहुत धीरे धीरे जा रहा था, बाद में जाकर एकाएक से ऐसे हो गया, इस कंडीशन में पहले एकाएक से ऐसे हो गया, बाद में जाकर धीरे धीरे ये विस्कस हो गया, ठीक है। इसके पास विस्कोसिटी कब पहले था बाद में ख़त्म हो गया, इसके पास पहले था बाद में ख़त्म हो गया, ठीक है, उल्टा तो नहीं बोल दिए, कोई नहीं, फिर से समझा देते हैं। अब सी की बात कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, सी का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात कर रहे हैं, पहले इसके पास विस्कोसिटी नहीं था, बाद में इसके पास विस्कोसिटी आ गया, पहले इसके पास विस्कोसिटी नहीं था, बाद में इसके पास विस्कोसिटी आ गया, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, पहले इसके पास विस्कोसिटी नहीं था, बहुत तेज़ी से स्ट्रेस आ रहा था, फिर बाद में इसके पास विस्कोसिटी आ गया, और अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले बहुत तेज़ी से डिफॉर्म कर रहा था, ज़्यादा स्ट्रेन रेट हो रहा था, बाद में जाके ये क्या हो गया, कम हो गया इसके पास, मतलब पहले क्या हो गया इसके पास, तो पहले इसके पास विस्कोसिटी कम था, फिर ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसके पास विस्कोसिटी ज़्यादा था, फिर कम हो गया। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो फिर नेक्स्ट में हम फिर बताते हैं आपको, पहले इसको समझा लेते हैं, इसको ध्यान दीजिए, फिर ये भी आपको समझ में आ जाएगा, हम फिर समझाएंगे अभी इसको। अब ये हम बात करते हैं एफ़ का, पहले डी का बात करते हैं। डी है हमारा भिंगम प्लास्टिक, ये देखिए न्यूटोनियन से ये मैच करता है, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस पे आने के बाद ये डिफॉर्म किया है, तो इसमें न्यूटन में क्या था कि देयर इज़ नो शियर स्ट्रेंथ, कोई शियर स्ट्रेंथ नहीं था, जैसे स्ट्रेस लगा इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखिए आप, इसमें जब इतना दूर तक का हम स्ट्रेस लगाए हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन जैसे इसके बाद आया है तो ये इसमें चेंजेस आ गया, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया इसके लिए शियर स्ट्रेंथ का काम करेगा, ठीक है। भिंगम प्लास्टिक के लिए इतना स्ट्रेस पे इसका कुछ नहीं हुआ, कोई इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये इस स्ट्रेंथ को पार किया, जब तक इसको हम धकेल रहे थे, ये इसके पास कुछ अपना रेसिस्टेंस था, ये नहीं टेढ़ा हो रहा था, जब इसका रेसिस्टेंस ख़त्म हो गया तब ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। तो वही चीज़ यहाँ है कि यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेंथ था उसके पास, उस स्ट्रेंथ तक जब तक वो स्ट्रेस नहीं पहुँचा तब तक ये क्या हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। जैसे इस शियर स्ट्रेंथ को पार किया, ये भिंगम प्लास्टिक पूरा न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगा। अब न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करता है कि इसमें कांस्टेंट विस्कोसिटी होता है, जब हम इंक्रीज़ करेंगे स्ट्रेस में, अब यहाँ के बाद हम जितना भी स्ट्रेस इंक्रीज़ करें, स्ट्रेन रेट कांस्टेंट है, सेम इसी की तरह है, कोई चेंजेस नहीं आएगा विस्कोसिटी में जब हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, लेकिन शियर स्ट्रेंथ के बाद भिंगम प्लास्टिक में, ठीक है। अब बात करते हैं थिक्सोट्रॉपिक का। थिक्सोट्रॉपिक हमारा इक्विवेलेंट है किसके, स्यूडो प्लास्टिक का, थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। अब आप फिर से इसको सुन लीजिए कि यहाँ पे इसके पास शियर स्ट्रेंथ 0, जैसे ही शियर स्ट्रेस लगा इस पर, इसमें चेंजेस आ गया। तो अब देखिए पहले क्या हो रहा है कि शियर स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, तो पहले इसके पास जो विस्कस है, वो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब स्ट्रेन रेट स्ट्रेन की तरफ, मतलब पहले जब हम इसको धकेल रहे हैं तो ये आराम से नहीं जा रहा है, ये थोड़ा मुश्किल से होकर जा रहा है, क्यों, इसके पास रेसिस्टेंस है। लेकिन जब ये यहाँ इस एरिया को जैसे पार किया, ये अपना जो रेसिस्टेंस था उसको खो दिया और बहुत तेज़ी से ये क्या हो गया,
नीचे की तरफ गिर गया, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन रेट की तरफ, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पर हमारा स्ट्रेन रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले इसमें विस्कोसिटी क्या था, ज़्यादा था, बाद में इसमें कम हो गया। पहले विस्कोसिटी क्या था, इसमें मोर था, बाद में लेस हो गया। ये यहाँ समझने के लिए लिख दिए आपको, ठीक है। अब यहाँ सेम चीज़ क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे पहले ही लेस था, बाद में विस्कोसिटी मोर हो गया। पहले क्या हो गया कि ये बहुत तेज़ी से स्ट्रेन रेट की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, ग्राफ जो है वो स्ट्रेन रेट की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन फिर जैसे यहाँ आया, यहाँ आने के बाद क्या हो गया कि ये स्ट्रेन रेट की तरफ कम जा रहा है, शियर स्ट्रेस की तरफ ज़्यादा हो रहा। तो विस्कोसिटी इसमें क्या था, लेस, बाद में मोर। यहाँ पे क्या था, मोर, बाद में लेस। अब सेम इसी दोनों से इसको हम रिलेट करेंगे, ठीक है। सेम जो है यही है, खाली इस तीनों में शियर स्ट्रेंथ है, इसमें शियर स्ट्रेंथ 0 है। अब इसके लिए तो बात कर लिए, ये हमारा क्या था, बिंघम प्लास्टिक, जो कि इक्विवेलेंट है न्यूटोनियन फ्लो के, खाली शियर स्ट्रेंथ की बात है यहाँ पे। ये न्यूटोनियन फ्लो की तरह बिहेव करेगा, इसमें कोई चेंज इन विस्कोसिटी नहीं आएगा विथ इंक्रीज इन शियरिंग स्ट्रेस। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हुआ, पहले स्ट्रेस की तरफ इधर की तरफ जा रहा है। तो जब इधर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, वो इसमें इसका जो विस्कोसिटी है पहले क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, विस्कोसिटी इसका मोर है। विस्कोसिटी अगर कम होता तो स्ट्रेन रेट की तरफ भागता, विस्कोसिटी वो ज़्यादा है इसलिए क्या कर रहा है, शियरिंग स्ट्रेस की तरफ जा रहा है। बाद में ये फिर जाके यहाँ के बाद क्या हुआ, इसका स्ट्रेन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ विस्कोसिटी हमारा क्या हो गया, लेस हो गया, ठीक है। ये इक्विवेलेंट किसके है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, दैट इज स्यूडो प्लास्टिक। अब बात करते हैं एफ का। एफ है हमारा रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है, रियोपेक्टिक फ्लूइड है हमारा। अब ये देखिए, ये इक्विवेलेंट किसके है, डाइलेटेंट के। ये क्या है, शियर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। पहले इसके पास क्या है, लेस, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेन रेट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसका विस्कोसिटी क्या है, लेस। बाद में जाके इसका विस्कोसिटी क्या हो गया, मोर हो गया, ठीक है। तो चेंज इन यहाँ पे विस्कोसिटी दिख रहा है, पहले लेस था, बाद में मोर, इक्विवेलेंट टू डाइलेटेंट, खाली शियर स्ट्रेंथ का इसमें फ़र्क है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सिर्फ डायग्राम देख के पूछते हैं कि ये कौन सा फ्लूइड है बताइए। तो सबके लिए समझ में आ गया, विस्कोसिटी समझ में आ गया उम्मीद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बताते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूटोनियन जो लॉ है, ठीक है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन रेट, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है हमारे लेमिनार फ्लो के लिए। लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, मतलब जो आगे बताते हैं लेमिनार फ्लो किसको बोलते हैं, ठीक है, डिटेल में। मतलब जो एकदम सीधी डायरेक्शन में बह रहा है ना, एकदम कोई उसमें टर्बुलेंसी नहीं है, सीधा ऐसे बहते जा रहा है, तो वो हमारा हो गया लेमिनार फ्लो, ठीक है। अब बोलता है कि अगर सेम फ्लूइड है, एक ही फ्लूइड है जिसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो भी करा रहे हैं और लेमिनार फ्लो भी करा रहे हैं, एक ही फ्लूइड है जिसको हम लोग दोनों प्रोसेस से गुजार रहे हैं, मतलब दोनों फ्लो करा रहे हैं, उसको लेमिनार और टर्बुलेंट करा रहे हैं, तो विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, टर्बुलेंट का होगा। क्यों होगा टर्बुलेंट का विस्कोसिटी, क्योंकि सेम फ्लूइड जो था उसमें एक विस्कोसिटी इंक्रीज हो गया। वो कौन सा विस्कोसिटी था हमारा, एडी विस्कोसिटी, ठीक है, ठीक है। अपरेंट विस्कोसिटी हमारा क्या है, एडी विस्कोसिटी। तो जो हमारा इसमें टर्बुलेंट फ्लो में जो एक्स्ट्रा विस्कोसिटी आ गया है, ठीक है, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते हैं एडी विस्कोसिटी। एडी विस्कोसिटी के कारण हमारा फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। हमारा फार्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू म्यू dv/dy था ना हमारा, और म्यू क्या था हमारा, म्यू था हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। अब इसमें एक नया विस्कोसिटी ऐड हो गया है, एडी विस्कोसिटी, ठीक है, टर्बुलेंसी की वजह से। तो वो क्या हो गया, वो फार्मूला बना दिया हमारा, एक नया फार्मूला बना दिया, टाउ इज फार्मूला बना दिया नया, टाउ इज इक्वल टू म्यू प्लस एन dv/dy, ठीक है। ये एन हमारा एडी विस्कोसिटी है, ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, एडी विस्कोसिटी, दोनों विस्कोसिटी इसमें आ गया, ठीक। अब एडी विस्कोसिटी का हम जो इक्वेशन है वो चेंज हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो, जो हमारा वाटर है वो कैसे फ्लो करता है। तो पहले बात करते हैं स्टेडी फ्लो का। स्टेडी फ्लो का क्या मतलब होता है, ठीक है, हर जगह बुक में हर जगह लिखा होता है स्टेडी फ्लो। तो फ्लो वेलोसिटी और फ्लो डेप्थ
ठीक है। जब हमारा कांस्टेंट रहेगा समय के के बेसिस पे, मतलब जो हमारा वेलोसिटी है या डेप्थ है वो समय के साथ हमारा कांस्टेंट है, तो उस तरह के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। मतलब वो कंटिन्यूस एक ही स्पीड में एक ही डेप्थ पे फ्लो करे जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टेडी फ्लो हो गया। इसलिए dv/dt इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है वेलोसिटी का टाइम के साथ, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो dv/dt जब हमारा 0 होगा तो स्टेडी फ्लो होगा। अब बात करते हैं अनस्टेडी फ्लो का। अनस्टेडी फ्लो क्या हुआ कि जब फ्लो वेलोसिटी और फ्लो डेप्थ क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। जब dv/dt हमारा नहीं 0 होगा, मतलब कि हमारा जो फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी और उसका डेप्थ हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारा हो गया अनस्टेडी फ्लो। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो का, है ना। यूनिफॉर्म फ्लो का क्या हुआ, ये है फ्लो वेलोसिटी और फ्लो डेप्थ रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, ये मान लो माउंटेन है, यहाँ से रिवर आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रही है रिवर, तो ये हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किधर होगा, इधर की तरफ होगा हमारा, ये क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि हमारा जो फ्लो वेलोसिटी और फ्लो डेप्थ है, वेलोसिटी और फ्लो डेप्थ किस में कांस्टेंट था, स्टेडी फ्लो में वेलोसिटी और फ्लो डेप्थ ये कांस्टेंट रहेगा, स्टेडी फ्लो में भी था। रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो नीचे का जो डिस्टेंस है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी और डेप्थ अगर कांस्टेंट रहा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म फ्लो है। मतलब dv/dx मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है हमारा उसमें। अब है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो बोलता है फ्लो वेलोसिटी एंड फ्लो डेप्थ डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये किसका फॉलो कर रहा है, अनस्टेडी फ्लो को फॉलो कर रहा है। फ्लो वेलोसिटी एंड फ्लो डेप्थ नॉट रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, सेम है विथ रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस से हमारा जो इसका वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब dv/dx नॉट इक्वल टू 0। तो दो तरह का पॉसिबिलिटी बन सकता है। यूनिफॉर्म में स्टेडी दिख रहा था तो हमारा क्या बन सकता है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म में हमें क्या दिख रहा था, अनस्टेडी का फीचर्स दिख रहा था, तो अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये दो तरीके का पॉसिबिलिटी हो सकता है, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म और अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों कभी भी स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लैमिनार फ्लो का, जो यहाँ बात किए थे लैमिनार फ्लो का, ठीक है, कि लैमिनार फ्लो के लिए ही हमेशा हमारा न्यूटोनियन लॉ जो है वो वैलिड है। यहाँ पढ़े थे ना, लैमिनार फ्लो के लिए हमेशा हमारा न्यूटोनियन लॉ, ठीक है, ये वैलिड है। तो इसमें देखते हैं क्या है लैमिनार फ्लो क्या है। तो लैमिनार फ्लो क्या बोलता है कि रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज़ हाई। लैमिनार फ्लो, कोई भी फ्लो लैमिनार है, मतलब कि ये एक फ्लो है, इधर से इधर फ्लो जा रहा है, ये लैमिनार चल रहा है, एकदम सीधा फ्लो चल रहा है, ठीक है, एकदम सीधा फ्लो, तो ये लैमिनार फ्लो है। तो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज़ हाई। तो सीधा क्यों चल रहा है, क्योंकि उसको बहुत विस्कोसिटी लग रहा है। विस्कोसिटी जो है उसको टेढ़ा होने, इधर उधर जाने नहीं दे रहा। जब विस्कस कम होगा तब ना फ्लूइड क्या होगा, उसमें टर्बुलेंसी ज़्यादा आएगा। तो लैमिनार जो है उसमें विस्कोसिटी इतना ज़्यादा है कि वो फ्लूइड को इधर उधर होने नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हनी है, हनी को फ्लो कराएंगे तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इधर उधर फ्लो नहीं कराएंगे। वही वाटर को अगर फेंक दे तो क्या होगा, कभी इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, हर डायरेक्शन में अपना वो चला जाएगा। लेकिन कंपैरिजन करेंगे हम हनी का, तो वो हनी क्या करेगा, लैमिनार फ्लो शो करेगा हमको, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है वो विस्कोसिटी, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज़ हाई। वो जो मीडियम होगा वो विस्कोसिटी हाई करेगा कंपेयर टू फ्लो वेलोसिटी।
जितना फ्लो वेलोसिटी है उससे ज़्यादा उसका विस्कोसिटी लग रहा है, मतलब जितना तेज़ी से वो बह नहीं रहा है उतना ज़्यादा तेज़ी से उसमें क्या लग रहा है, विस्कोसिटी लग रहा है उसको, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा है, लेमिनार फ्लो शो कर रहा है। तो फ्लूइड पार्टिकल्स क्या करेगा, एक सीधा स्ट्रेट लाइन में बहेगा, मूव करेगा और पैरेलल होगा एक दूसरे के, ठीक है, लैमिनी के फॉर्म में। ये क्या है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में बह रहा है ना, एक दूसरे के पैरेलल में बह रहा है आराम से। तो यही बता रहे थे इसमें क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ लेमिनी विथ नो एडीज और सोल्स, और इसमें कोई भी एडीज नहीं होगा। जैसे एडीज आएगा तो एडी विस्कोसिटी एक एडिशनल उसमें ऐड हो जाएगा। तो एडीज इसमें कोई भी एडीज या सोल्स होता है ऐसा गोल 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 घूमता है, वो नहीं है ना, एडीज भी वही। तो ये इसमें कोई भी सोल्स या एडीज देखने को नहीं मिलेगा, जो फ्लूइड है वो हमारा पैरेलल चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर फ्लो आर ओनली लैमिनर एट वेरी लो वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी कम रखेंगे, जब धीरे धीरे फ्लो कराएंगे तो ही लैमिनर दिखने को मिलेगा। अगर बहुत तेज़ी से वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि वो लैमिनार फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फीचर है, इसको याद रखना है कि वाटर जो लैमिनार, कोई भी वाटर या कोई भी फ्लूइड लैमिनार अगर बह रहा है तो इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी कम है या वो सैलो डेप्थ पे बह रहा है, ठीक है, उसका सैलो डेप्थ है, ज़्यादा डीप नहीं है। ज़्यादा डीप वाला कभी भी लैमिनार फ्लो नहीं करेगा और हाई वेलोसिटी वाला भी कभी नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास लो वेलोसिटी और शैलो वाटर डेप्थ होना चाहिए। अब हमारा जो वाटर है वो टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा, मतलब क्या होगा, पैरेलल नहीं बहेगा, इधर उधर बहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए कि फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, फिर डेप्थ भी ज़्यादा होना चाहिए, पीछे से पढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो फ्लो वेलोसिटी इज़ हायर दैन द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द विस्कोसिटी। लैमिनार में क्या था कि फ्लो वेलोसिटी था वो कम था, रेसिस्टेंस जो ऑफर हो रहा था वो ज़्यादा था, इसलिए वो लैमिनार फ्लो कर रहा था। अब यहाँ क्या, फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा है और रेसिस्टेंस जो फ्लूइड लगा रहा है या विस्कोसिटी जो फ्लूइड लगा रहा है वो क्या होगा कि कम होगा, तभी तो टर्बुलेंसी आएगा उसमें। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट होने ही नहीं देगा उसको। तो विस्कोसिटी क्या करेगा कि टर्बुलेंसी को रोकता है। तो विस्कोसिटी कम है इसलिए टर्बुलेंसी शो कर रहा है। इन टर्बुलेंट मोशन द फ्लूइड मूव्स इन हैप्पैजार्ड, सही बात है, हैप्पैजार्ड मोशन में मूव करेगा तभी तो टर्बुलेंसी आएगा। अगर सीधा सीधा बहेगा तो वो क्या होगा, वो तो लैमिनार फ्लो हो जाएगा फिर। तो इसलिए इसको इधर उधर बहना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर का। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है कि ये हमें डिस्क्राइब करता है कि किस टाइप का फ्लो है हमारे पास, मतलब वो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, दोनों में से किस टाइप का। दो ही टाइप का फ्लो है हमारे पास, लेमिनार टर्बुलेंट और उधर अनस्टेडी भी था, लेकिन लेमिनार पर टर्बुलेंट को ये डिस्क्राइब करता है कि ये लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 500 से कम हुआ तो ये लेमिनार फ्लो शो करेगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 500 से 2000 के बीच में आएगा तो ये लेमिनार भी शो कर सकता है, टर्बुलेंट भी शो कर सकता है, दोनों कर सकता है। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर दैन 2000 हुआ तो ये क्या शो करेगा, टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है कि इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ठीक है, जो उसके फ्लूइड के अंदर का जो इनर्शियल फोर्स है और विस्कस फोर्स है, ठीक है, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। तो ये क्या फार्मूला है, आर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। रो क्या है यहाँ पे, रो है यहाँ पे फ्लूइड का डेंसिटी, ठीक है, जो फ्लूइड है वो उसका डेंसिटी है। इसी के बेसिस पे हम निकालेंगे कि 200 है कि 400 है कि 500 है, और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे तो पता चलेगा कि हमारा फ्लूइड जो फ्लो है वो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है कि लेमिनार टर्बुलेंट दोनों है, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हुआ हमारा, फ्लूइड डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। फ्लूइड का क्या वेलोसिटी है बाय डी, डी क्या है हमारा, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर का क्या डेप्थ है, ठीक है, पता है। जब शैलो डेप्थ होगा तो लेमिनार होगा, जब ज़्यादा डेप्थ होगा तो टर्बुलेंट होगा, ठीक है। डेप्थ के बेसिस पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यू, म्यू हमारा पता है डायनामिक विस्कोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है हमारा, ये न्यू जो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो यहाँ तो फार्मूला म्यू वाला है, तो म्यू को न्यू में कैसे चेंज करते हैं ये आपको यहाँ दिखाते हैं। पहले ये फार्मूला समझ लीजिए कि रेनॉल्ड्स नंबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड
इंटू डेप्थ ऑफ वाटर बाई डायनेमिक विस्कोसिटी। अब इसको देखिए आप, फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी डी बाई डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी क्या आ गया आपको, नीचे आ गया, तो डेंसिटी नीचे आ गया, इसका मतलब है कि ये बाई में है तो ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ये काइनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी होता है, पीछे पढ़े थे आप। तो इस फॉर्म में आ गया डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। इस रो को नीचे ला दिए तो बात तो बराबर ही है, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला हो गया, आर इज इक्वल टू वी डी बाई न्यू। ठीक है, दोनों फार्मूला सेम है, एक दूसरे से एक को डिराइव किया जा सकता है आसानी से, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर बताता है कि ये कितना डिग्री ऑफ टर्बुलेंसी है, मतलब वो टर्बुलेंट तो है लेकिन कितना टर्बुलेंट है, कम टर्बुलेंट है, ज़्यादा टर्बुलेंट है, ये पता है कि टर्बुलेंसी है इसमें। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए एक फ्रॉड नंबर क्या है, इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। इनर्शियल फोर्स किसके पास आया, फ्लूइड का अपना फोर्स है जो उसको एक फ्लूइड के लेयर को दूसरे फ्लूइड के लेयर पे रेसिस्टेंस करता है, वो उसका इनर्शियल फोर्स है बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या था, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसके लिए फॉर्मूला है फ्रॉड नंबर इक्वल टू वी वाई रूट अंडर जी डी। जी क्या है हमारा, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, सेम चीज़। जी क्या है, ग्रेविटेशनल, अब जी ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात कर रहे हैं डी क्या है हमारा, डेप्थ ऑफ वाटर कॉलम, कितना डेप्थ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रॉड नंबर का फार्मूला। अब ये बात करते हैं कि डीप स्लो फ्लो, डीप का फ्लो कैसा होगा, स्लो होगा, और वो क्या होगा, वहाँ पे इनर्शियल फोर्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि इतना थिक कॉलम है कि वहाँ पे क्या होगा कि इनर्शियल फोर्स अपने जगह पे, इनर्शिया क्या होता है कि अपने जगह पे रहना है ना, अपने जगह से नहीं हिलना, तो वो वाटर का इनर्शियल फोर्स किसकी वजह से होगा, इनर्शियल फोर्स होगा उस वाटर कॉलम की वजह से। ठीक है, तो वो क्या होगा, इनर्शियल फोर्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, डोमिनेट करेगा वहाँ पे। लेकिन उसको फ्लो तो करना ही है, तो फ्लो तो करेगा लेकिन इनर्शियल फोर्स वहाँ पे डोमिनेट होगा। लेकिन शैलो में जो होगा वो बहुत तेज़ी से करेगा। ठीक है, तो शैलो में क्या होगा, शैलो का फ्लो क्या होगा, बहुत तेज़ होगा, तो वहाँ पे इनर्शियल फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कॉलम थिन है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लो कराने में। ठीक है, डीप स्लो फ्लो में इनर्शियल फोर्स वहाँ डोमिनेट कर रहा है, लेकिन शैलो फास्ट फ्लो में जो फ्लो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पे इनर्शियल फोर्स जो होगा वो बहुत कम होगा। रीज़न क्या है कि जो लेयर जो है वो बहुत थिन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो रेजाइम। ठीक है, और पढ़ेंगे हाजलस्ट्रॉम कर्व, उसके बाद सेडिमेंट का लोड, ये सब आगे पढ़ेंगे। पीछे वाला जो है वो अच्छे से पढ़िएगा उसको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।